बात कर रहे हैं फरीदाबाद जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया जी के बारे में। 20 लाख से ज्यादा लोगों की हेल्थ की जिम्मेवारी है जिन पर। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है, कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं और कोरोना में तो स्थिति ये हो गई थी कि ओपीडी पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। पहला तो यही है कि कितना नॉर्मल हुआ है सब कुछ। देखिए, कोरोना का जहाँ तक सवाल है, कोरोना की दो फेज़, यहाँ दो वेव जिनको कहेंगे, वो फरीदाबाद में भी महसूस करी है हमने, एनसीआर में पूरे में महसूस की हैं। एक वेव पहले जून जुलाई में आई थी, तब काफ़ी केसेस की संख्या बढ़ गई थी, जिसके कारण से हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज और इमरजेंसी ऑपरेशन को छोड़ करके एक बार हमें रूटीन की जो ओपीडी और रूटीन के जो ऑपरेशन हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा था। परंतु हमने जो रूटीन के अलावा जो इमरजेंसी सर्विसेज थी उनको कभी बाधित नहीं होने दी। इसके बाद में दोबारा सितंबर के बाद एक बार दोबारा से फिर कोरोना की लहर जो एनसीआर में आई, तो उसके साथ चूँकि एनसीआर का ही पार्ट फरीदाबाद है और फरीदाबाद दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, तो दिल्ली की जो भी इन्फेक्शन की जब बाढ़ जो वेव आई है तो फरीदाबाद में भी निश्चित रूप से आई। परंतु अब जैसा कि पिछले 4 दिन से मैं देख रहा हूं कि 10 से कम केस आ रहे हैं। पिछले 7 दिन की बात करें तो 10 के आसपास केस आ रहे हैं। पिछले 1 महीने की बात हम करें तो पिछले 1 महीने में जितने केस आए हैं, किसी एक समय ऐसा था जब रोजाना जो केस आते थे 700-800 के आसपास आते थे, और अब पिछले 1 महीने में उन 700 से भी नीचे केस आए हैं। तो स्थिति बिल्कुल सामान्य सी है। परंतु जनता को फिर भी हम समय समय पर यही संदेश देते रहते हैं कि जब तक कोरोना का एक भी केस अगर विश्व में कहीं पर भी है तो तब तक हम कोरोना को समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कोरोना के लिए सावधानियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा समय समय पर दी जाती हैं, उनका पालन करें ताकि हम इस महामारी से पूरी तरह से निजात पा सकें। सवाल एक और सर, जिस तरह से वैक्सीनेशन का अब काम चल रहा है, कई सारे मिथ हैं, कई सारे डर हैं, उन्हें लेकर खासकर आप लोगों के जो वर्कर हैं उनमें क्या कुछ स्थिति है? किस तरह से समझाया जा रहा है, किस तरह से मैसेजिंग की जा रही है? देखिए, फरीदाबाद का जहाँ तक सवाल है कि हम 80% के आसपास हमारा जो स्टेट के हेल्थ एम्प्लॉइज़ हैं उनका वैक्सीनेशन कवर कर चुके हैं। शुरू से ही लोगों में काफ़ी उत्साह है और किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत किसी मरीज को अभी तक आई नहीं है। जहाँ तक कि इसके मिथ का सवाल है, लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी जो इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उनके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने टीका लगा करके और टीकाकरण की शुरुआत करवाई है। उसके अलावा हमारे डॉक्टर वीके पॉल हैं जो इस कोविड वैक्सीनेशन की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी नीति आयोग के, और इस सारे काम को उन्होंने अंजाम दिया, उन्होंने भी टीका लगवाया है। जहाँ तक कि फरीदाबाद का सवाल है कि सिविल सर्जन होने के नाते मैंने भी टीका लगवाया है, मेरे सारे डिप्टी सीएमओज ने टीका लगवाया है, मेरे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रधान चिकित्सा अधिकारी हैं, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सबने अपना टीका लगा करके हमने ये संदेश दिया है कि ये टीका बिल्कुल सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। जिससे मेडिकल कॉलेज ईएसआई में हमारे यहाँ सभी जो कोविड के मरीज जिनका इलाज होता था सरकार के तौर पे, उनके भी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी टीका लगा कर ये संदेश दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर पुनीता हसीजा ने भी टीका लगवाया है। इसके अलावा डॉक्टर पांडे और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, पद्मश्री डॉक्टर पांडे हैं, एसीएम हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं। उसके अलावा जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से बड़े बड़े हैं उनके नामी गिरामी डॉक्टरों ने टीका लगवा करके और ये स्पष्ट संदेश दिया है कि ये टीका बिल्कुल सुरक्षित है और ये टीका लगवाया जाना भी बहुत जरूरी है। तो क्या कुछ इस तरह की भी एडवाइजरी है आप लोग, क्योंकि अनुभव हो चुका है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन लोगों को टीका नहीं लगवाना चाहिए, किस स्थिति में टीका लगवाना चाहिए, इसके लिए कुछ इस तरह की भी एडवाइजरी है? टीका कुछ कैटेगरीज हैं जिनको नहीं लगना, जिनमें गर्भवती महिलाएं हैं, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको नहीं लगवाना है जी। इस प्रकार से वो जो गाइडलाइन है हमने हमारे सभी कर्मचारियों को दे रखी है। टीका लगाने से पहले वो बिल्कुल निश्चित तय करती हैं कि इनमें से कोई ऐसी स्थिति उस मरीज में तो नहीं है जिसके कारण से उसको टीकाकरण नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का हम लोग पूर्णतः ध्यान रखते हैं। जहाँ तक टीके का सवाल है, टीके का मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, टीका सामान्य तौर पर लगता है जिस तरीके से
वो टीके लगते हैं जी। किसी किसी व्यक्ति को 2% 1% ऐसे मामले होंगे, एक दिन के लिए बुखार आ गई होगी किसी को, या किसी को थोड़ा बहुत दर्द हो गया। तो मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ फरीदाबाद की पब्लिक को कि और बहुत से टीके हैं जो रूटीन में हम बच्चों को लगाते हैं, जिस तरीके डीपीटी का टीका है, उस टीके का लगाते टाइम हम बाकायदा उसको पैरास्टामोल की गोली देते हैं, क्योंकि उसमें तकरीबन बच्चों को बुखार आती है। जी। तो बुखार आना और थोड़ा बहुत दर्द होना एक सामान्य सी प्रक्रिया है, वो कोई टीके का साइड इफेक्ट या कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं। ये बड़ी चीज है और सभी के लिए मैसेज है, क्योंकि आगे हम सभी को इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो ये जो खौफ है, ये जो डर है, या जो बहुत सारे जो भ्रम हैं, उनसे बिल्कुल दूर रहें। और दूसरी बात सर, ये जिस तरह से आपके फ्रंटलाइन वर्कर की बात हो गई, उनकी फैमिली को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है उनकी? देखिए, गाइडलाइन अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं वो इसी प्रकार से हैं कि हेल्थ वर्कर्स जो हैं हमारे, प्लस में आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनको कवर तकरीबन हमने कर दिया है। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स हैं, आपके पुलिस और प्रिजन्स डिपार्टमेंट के हैं, पीआरआई डिपार्टमेंट है, उन्हीं को लगना है जो विभाग में काम करते हैं। उसके बाद में जो तीसरी कैटेगरी आएगी उसमें 50 साल से ऊपर के लोग और जिनको क्रोनिक डिजीज है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद सामान्य लोगों के लिए नंबर। जी, ये बात हो गई। अब सवाल ये है कि जो स्थिति बदली है, या यूं कहिए कि एक बहुत बड़ा ये हमने फेज सब नहीं देखा है, या यूं कहिए कि भुगता है। जर्नल ओपीडी की स्थिति की बात करें, वो सामान्य हो गई है पूरी तरह से? हमने सामान्य ओपीडी तो कभी बंद की नहीं थी। शुरुआत के 2 महीने जो शुरुआत लॉकडाउन के थे, उसमें ओपीडी अवॉइड करने की कोशिश की गई, या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हमने ओपीडी की है। भीड़ कम हो इसलिए हमने भारत सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी भी शुरू की है, जिसके रिजल्ट्स भी हरियाणा में, जिसके प्रति लोगों में काफ़ी आकर्षण रहा है और काफ़ी वो स्कीम हमारी सफल रही है, जिसमें घर बैठे ही काफ़ी से लोगों ने, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह मशवरा लेकर के और अपनी दवाई ली है। बल्कि अब जो ई संजीवनी ओपीडी का जो लेटेस्ट वर्जन है, उसमें तो आप अपनी ओपीडी की स्लिप, जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है, वो भी प्रिंट करके निकाल सकते हैं और केमिस्ट से दवाई ले सकते हैं। जहाँ तक के ओपीडी और इंडोर का सवाल है, तो वो अब चूँकि हमारे पास बहुत कम एक्टिव मरीज रह गए हैं, 130 से 140 के आसपास हैं, जिनमें एडमिट तो नामात्र 20-30 मरीज हैं, इसलिए हमारे अस्पताल अब सामान्य प्रक्रियाओं के लिए हमने खोल दिए हैं। हमारा बीके हॉस्पिटल है, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स के, गायनी के, दूसरे जो रूटीन के हैं, इमरजेंसी जो जिनमें नहीं होती थी, वो उन केसेस के लिए भी हमने कह दिया है, और वो सेवाएं सारी शुरू हो गई। तो किस तरह से सेवाएं बीके हॉस्पिटल में, जो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, और ई संजीवनी किस तरह से काम कर रही है, वो आपको खुद दिखाते हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ छोटे से। डॉक्टर साहब ई संजीवनी का जिक्र कर रहे थे, और ये हमने अभी लाइव भी देखा कि किस तरह से डॉक्टर से पेशेंट संपर्क करते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, और उसके बाद उनको ट्रीटमेंट बताया जाता है। डॉक्टर साहब, ये देखा हमने, तो क्या ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, या कोई भी व्यक्ति हरियाणा का है वो कनेक्ट हो जाता है? किस तरह से ये डिफरेंशिएट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का कार्यक्रम है, ई संजीवनी ओपीडी है। इसकी 2 टाइमिंग्स हैं, इसका एक प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद ऑनलाइन डॉक्टर जो भी अवेलेबल है, मरीज चाहे यमुनानगर का हो, चाहे फरीदाबाद का है, चाहे आपका कहीं का भी मरीज है, उस टाइम जो भी ऑनलाइन डॉक्टर है, वो डॉक्टर वो अपना आप ही चूज कर लेता है, जो हमारा सिस्टम है ये। और चूज करने के बाद उससे उसकी बात हो जाती है। जैसा आपने देखा होगा कि डॉक्टर और वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को दिख रहे हैं, पूरी बातें समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। उसके बाद अब इसमें ये भी सुविधा है कि उनको जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ये लिख रहे हैं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन वो अपने प्रिंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिसिन नहीं दे सकता है। तो प्रिंट निकल के और वो चला जाएगा, जिस पे सारे नंबर होंगे, उसका रेफरेंस भी होगा। उसने दोबारा भी अगर बात करनी है मरीज ने, तो उस रेफरेंस के हिसाब से वो दोबारा भी अपनी बात कर सकता है। उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास सब प्रकार का रहता है। तो डॉक्टर साहब, अगर यहाँ की बात करें, आपके जिले की बात करें, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इस संजीवनी को? कितनी ओपीडी हो जाती है ये इसके थ्रू? डॉक्टर्स जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, और 2 टाइम जो हमारा संजीवनी का टाइम है, उसमें पूरा डेडिकेटेड होकर के टाइम देते हैं। 100 से ज़्यादा डॉक्टर हमारे फरीदाबाद के रजिस्टर्ड हैं,
और करीबन 100 से ऊपर मरीजों को रोजाना अटेंड करते हैं। तो अगर हर जिले में भी इस तरीके से आए तो ये मान लीजिए कि आपकी काफ़ी संख्या हो जाती है जो मरीज घर बैठे अपनी सलाह ले सकते हैं, जिनको अस्पताल में ना आना पड़े। इससे कोविड की महामारी के दौरान वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें, भीड़ से बच सकते हैं, संक्रमण से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम क्या उनसे बात कर सकते हैं क्या, जो पेशेंट? अच्छा, अभी कोई दोबारा आएगा तो मैं अभी कराता हूँ। यहाँ ये वेटिंग में दिखाता है, जो भी पेशेंट क्यू में होंगे वो आपके पास नेक्स्ट कॉल आ जाएगी। अभी हाँ नहीं सर, कोई और भी लोग होंगे ना सर लाइन पे ना सर, फिर सिलेक्शन कंप्यूटर से होनी है सर, हम करेंगे भी तो कहीं और जा सकते हैं। हाँ टोकन लेना होगा। हाँ जी, पेशेंट भी लॉग इन करेगा, वहां से वो टोकन जनरेट होगा, टोकन जनरेट होके पेशेंट क्यू में आ जाएगा। फिर जितने भी डॉक्टर ऑनलाइन होंगे क्यू के हिसाब से वो एक एक करके जिसके पास जाते जाएगी वैसे दिखा जाता जाएगा। तो डॉक्टर साहब, किस तरह का रिस्पॉन्स है, आपसे जानना चाहें, क्योंकि ऐसा पहली बार होता है, हुआ है अपनी जो हेल्थ हिस्ट्री है शायद, कि ये टेलीमेडिसिन के थ्रू आपके संपर्क में पेशेंट आ रहा है, तो किस तरह से, क्योंकि फिजिकली जब मिलता है तो ज़्यादा संतुष्टि होती है कि वे डॉक्टर से मिले हैं, इससे एक वर्चुअल माध्यम हो गया ये, तो क्या वो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है पेशेंट को? अनटिल अनलेस कोई मेजर कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है या बीमारी नहीं है, छोटी मोटी बीमारियों के लिए जिनके लिए मरीजों को डेली अस्पताल आना पड़ता था, लाइन में खड़ा होना पड़ता था, उससे तो बेहतर है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और वीडियो कैमरा भी है, ऑडियो सपोर्ट भी पूरी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। वही जो मरीज बात आके ओपीडी में बता था वही बात ही इसके माध्यम से बता सकता। ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है, ये जो सिस्टम है जिस तरह से ई संजीवनी का काम कर रहा है, और लोगों की संतुष्टि की बात करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जनरल बीमारी हैं, जिसके लिए आपको अस्पताल में आकर लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, अब उससे बिल्कुल पूरी तरह से निजात है। और इस तरह की कंसल्टेशन होना, इस तरह का इलाज मिलना और उसका ज़मीन पर असर दिखना, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। अफसरनामा लगातार जारी है। जी, अफसरनामा में हम बात कर रहे हैं कि आखिर फरीदाबाद की जिस तरह से हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो किस तरह से ज़िले में काम करती हैं। डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया हमारे साथ लगातार इस पेशकश में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस कोरोना जैसी बड़ी दिक्कत में चीज़ों को संभाला है। यहाँ 20 लाख से ज़्यादा की आबादी वाला शहर है। और डॉक्टर साहब, ये हमारी बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोलॉजी सेक्शन है, लेबोरेटरी है, जिसमें हमारी बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं, और अस्पताल की प्रधान चिकित्सा अधिकारी हमारी डॉक्टर सविता यादव हैं यहाँ, जो इस पूरे 200 बेड के खूबसूरत अस्पताल को देखती हैं और इसकी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को कोविड के दौरान भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से और मैनेज किया है इसको, और ताकि किसी प्रकार की किसी मरीज को किसी प्रकार की परेशानी का सामना कोविड के दौरान नहीं करना पड़ा है। मैम से बात कर लेते हैं। सविता यादव हैं मैम, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर है। मैम, अगर बात करें, कुछ नई टेक्नोलॉजी की ये मशीन दिख रही हैं, क्या हैं ये हमारे को हरियाणा सरकार द्वारा ही दी गई हैं डीजी ऑफिस से, और इनसे कई सारे नए टेस्ट हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। जैसे कुछ सीरोलॉजी के टेस्ट हैं, कुछ हमारे LFT KFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट हैं, HIV के हैं, हेपेटाइटिस के दूसरे हेपेटाइटिस B एंटीजन, और कैंसर के भी कई डिटेक्टर्स, विटामिन्स के विटामिन B, विटामिन D, इस तरह से हमारे कई टेस्ट हैं जो इनमें हो जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री और इम्यूनोअसेज हो जाते हैं, थायराइड के टेस्ट हैं, T3, T4, TS, बहुत सारे हमारे अब टेस्ट यहाँ पर होते हैं जिनका पेशेंट्स मरीज जो है लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बात हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन की हम लगातार बात तो कर रहे हैं, खासकर इस अस्पताल की पोजीशन अगर हम जानना चाहें तो पेशेंट में अब बिल्कुल खौफ नहीं है। कोरोना नाम की जो लोग आने से जो कतरा रहे थे वो स्थिति अब कम हुई है। जी, काफ़ी कमी है, कोरोना के केसेस जो हैं कम हैं, और बाकी सब जो हिदायतें उनको ध्यान में रखते हुए सभी मरीज मास्क पहन के उचित दूरी बनाते हुए सारा ये सब तो रहता ही है, और डेफिनेटली काफ़ी कमी है केसेस में। तो देख सकते हैं कि जो हेल्थ जो सर्विसेज हैं यहाँ, खासकर फरीदाबाद ज़िले की हम लगातार बात कर रहे हैं, कोशिश यही है
कि कोरोना की इतनी बड़ी दिक्कत के बाद भी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। देखिए, कोरोना काल में एक बड़ी स्थिति ये रही थी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी थी और उसको पूरा करने के लिए हालांकि बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन एक और प्रयास किया जा रहा है, डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। सर, वो क्या? देखिए, कोरोना के समय में अगर कहीं भी किसी देश में अगर कोई पैनिक क्रिएट होता, उसमें एक हुई थी जो एक ऑक्सीजन भी एक उसका बहुत बड़ा पार्ट थी, क्योंकि थी कोरोना ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण घटक रहा है, हमारी थेरेपी का घटक रहा है। और उसको देखते हुए जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी हालांकि कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हमें नहीं आई, समय समय पर ऑक्सीजन मिलती रही है, परंतु ये देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं हमें मार्केट से लेने पड़ते थे और उसके बाद हम इसको सप्लाई करते थे। खाली होने के बाद उनको दोबारा रिफ़िल करना पड़ता था। इस समस्या से मुक्ति के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने फरीदाबाद ज़िले को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन अभी है हमारा जो उसका संयंत्र का जो कमरा बनना है वो करीबन 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसकी मशीनरी जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे पास आ जाएंगी। ये प्लांट लगने के बाद हमें मार्केट से किसी प्रकार से ऑक्सीजन फिलअप करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना ऑक्सीजन खरीदने की ज़रूरत रहेगी। ये ऐसा प्लांट है जिसको हम 24 घंटे भी चला सकते हैं, यानी ज़रूरत जितनी ऑक्सीजन की है उतना ही हम इसको चला सकते हैं। इस प्लांट से हम हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो सरकारी संस्थाएं, दूसरी संस्थाएं हमारी, उनको भी हम सप्लाई कर पाएंगे, एम्बुलेंसेज को सप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फरीदाबाद ज़िले के लिए हमें प्राप्त हुआ है। ये बड़ी चीज़ है हेल्थ सर्विसेज में, और ख़ासकर कोरोना के काल में इस तरह की सुविधा मिल जाना, ये अपने आप में फरीदाबाद के लिए एक बड़ा तोहफा है। सर, ये कब तक पूरा हो जाएगा? इसकी कैपेसिटी क्या है? ये विद इन वीक पूरा हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका, ऊपर की छत लगनी है और जो मशीनरी मिलनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगले वीक तक आ जाएगी और अगले वीक तक ही चालू हो जाएगा। ये बड़ी चीज़ रहेगी कि अब फरीदाबाद के लोगों को जो दिक्कत परेशानी ऑक्सीजन को लेकर होती थी वो बिल्कुल नहीं होगी। बाकायदा एक प्लांट बन रहा है हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से, और उसके बाद स्थिति ऐसी रहेगी कि ये जो दिक्कत है, खासकर कोरोना में बड़ी दिक्कत होती है, लंग्स को इफेक्ट करती है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बेहद ज़रूरी है। तो ये ऑक्सीजन की कमी की जो बात लगातार आती रही थी, अब वो बिल्कुल नहीं रहेगी। अफसरनामा लगातार जारी। फरीदाबाद जिले में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, सीएमओ साहब खुद हमें दिखाने के लिए लेकर आए हैं। सर, थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से होता है ये? सर देखिए, सबसे पहले जो है व्यक्ति जिसने लगवाना है वो, जैसे कि ये हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, ये आया है, ये अपना आई कार्ड दिखा करके वहाँ अपनी एंट्री करवाता है और वो व्यक्ति आई कार्ड से इसकी शक्ल को मिलाएगा कि आई कार्ड सही है और ये व्यक्ति ठीक है। उसके बाद में यही व्यक्ति दूसरे कोने पे जाएगा जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैनिटाइज़र रखा हुआ है और ये चीज़ें रखी हुई हैं, इनके हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे। उसके बाद इनके कंप्यूटर सिस्टम में इसको रीवेरीफाई किया जाएगा कि इस व्यक्ति का नाम हमारे जो पोर्टल है उसके रजिस्टर्ड जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनमें इसका नाम है या नहीं है। जब ये तय हो जाएगा कि ये नाम इसी का है और पैरामेडिकल स्टाफ का ही है, यानी कि हमारा एक्चुअल बेनिफिशरी है, उसके बाद में इस व्यक्ति को टीकाकरण करेंगे। 3 नंबर पे जो बैठी हैं ये टीकाकरण करेंगे। इसका टीकाकरण होते ही जो 2 नंबर वाले वैक्सीनेशन ऑफिसर हैं वो इसको कंफर्म कर देंगे कि इसको टीका लग गया है। तो उस पोर्टल पे जब टीका लग गया इसको क्लिक दबाएंगे तो अपने आप ही उनको बेनिफिशरी को एक तो मैसेज जाएगा कि यू हैव बीन वैक्सीनेटेड सक्सेसफुली, और दूसरा मैसेज उसी के साथ ये भी जाएगा कि 28 दिन बाद आपको इस तारीख को इतने बजे आपने वैक्सीनेशन करवाना है। ये टीका लगने के बाद में ऑब्जर्वेशन रूम आप जैसे देख रहे हैं एरिया हमने बना रखा है। इस ऑब्जर्वेशन में आधे घंटे तक इस व्यक्ति को हमने रखना है, यानी आधे घंटे तक ये बंदा इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, इसको ऑब्जर्व करेंगे हम।
इस दौरान अगर कोई इसको किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो उधर एडवर्स इफेक्ट जो है उसको मैनेजमेंट के लिए हमने जिस तरीके से कोना AFI का कोना बनाया है, यहाँ एक बेड लगाया जाता है, उस बेड पे मरीज को लिटा करके और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास एम्बुलेंस खड़ी होती है, जिस भी सेंटर पे ये होता है। ये तो जहाँ हम खड़े हैं तो हमारे अस्पताल का ही पार्ट है। दूर दराज के क्षेत्र में भी इसी प्रकार से हम वैक्सीनेशन साइट को तैयार करते हैं और उनके साथ में एक एम्बुलेंस को खड़ी करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एम्बुलेंस से उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है। बड़ी चीज बताई है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं वो भी देखिए। अभी वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वो आपको दिखा देते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ हैं यहीं ऑफिस के, तो वो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया जी ने, कि पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि यहाँ कोई भी दिक्कत होने के अगर चांसेस भी हैं तो उनके लिए बाकायदा ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाया हुआ है। उसके बाद एक इमरजेंसी के तौर पर खास तौर से एम्बुलेंस होती है। कोई इस तरह की स्थिति नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये क्लियर उन्होंने कर ही दिया कि अभी तक कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है। लगभग 80% स्टाफ को वैक्सीनेट किया जा चुका है। ये अपने आप में बड़ी चीज है। तो अभी बाकायदा देखिए कंसल्टेशन जो है डॉक्टर साहब की तरफ से चलती है पूरी तरह से। जी, आगे क्या करना है, ये इसको टीका लगाने से पहले टीके के बारे में पूरी प्रक्रिया और टीके की जो डिटेल्स है वो बेनिफिशियरी को समझाई जाती है। उसके बाद उस व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी उसको समझाया जाता है, ताकि उसके किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसा कि आप देख रहे थे, अभी हमारी जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है उन्होंने इनको समझाया है। उसके बाद अभी टीका लगाएंगे, फिर आधे घंटे इनको वहाँ पर रखा जाए। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से आप देख सकते हैं और बड़ी आसान सी है। और जो वैक्सीनेशन होती है उसी की तरह है, डॉक्टर साहब पहले ही बता चुके हैं। तो बहुत सारे जो मिथ हैं, बहुत सारी जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, ऐसी बिल्कुल भी स्थिति नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे आप? देखिए, वैक्सीन के मिथ की जहाँ तक सवाल है, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन की डिमांड बड़ी ज़बरदस्त है। जिन लोगों का अभी नंबर नहीं आया है, जो वेटिंग में हैं, जो 3rd या 2nd कैटेगरी में हैं, बहुत से लोग हैं जिनका दूरभाष पे हमसे संपर्क होता है और हमसे वो वैक्सीन की डिमांड करते हैं, परंतु चूंकि वो इस कार्यक्रम में अभी नहीं आए हैं तो हम उनको नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत से देश ऐसे हैं जिनके लिए जो जाने वाले व्यक्ति हमारे पास आते हैं, वो उन्होंने भी बताया कि उस देश में एंट्री उनकी तभी होगी जब वो वैक्सीन लगवा लेंगे। तो इस वैक्सीन की महत्वता को समझते हुए मैं पब्लिक को, बेनिफिशरीज को कहना चाहूँगा कि वो समय पर वैक्सीनेशन करा लें, ताकि इस कोरोना महामारी से जो है लड़ाई लड़ी जा सके और इसको समाप्त किया जा सके। जी हाँ, ये बड़ी चीज़ डॉक्टर साहब ने कही है और ये सभी के लिए सीख है। ऐसी स्थिति नहीं है कि ये क्योंकि अभी जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, फ्रंट लाइनर हैं, उनके बाद हम सभी को लगवानी है। और बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं है, ना घबराने की, ना जो भ्रम की स्थिति है वो, और सुरक्षित है। और हम सब के लिए इस कोरोना जैसी महामारी से इसको मात देने के लिए वो भी बेहद ज़रूरी है। सर, बेहद शुक्रिया आपको, बहुत सारी जानकारी आपने दी। फरीदाबाद को किस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते अफसरनामा में। तब तक के लिए नमस्कार।